मेरे पापा को दिल का दौरा पड़ा था या उन्हें मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया था। इस हवेली में शोक कम था, सन्नाटा ज्यादा, जैसे सबने पहले से तय कर लिया हो कि सच कौन सा बोलना है। और जब मुझे पापा के कमरे से आधा जला हुआ पन्ना मिला तब पहली बार लगा विरासत से पहले इस घर में मौत की वजह पढ़ी जाएगी। जयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर पुरानी अरावली की ढलानों के बीच खड़ी थी राठौड़ हवेली। लाल बलुआ पत्थर की ऊंची मेहराबें, अंदर खुलता चौड़ा आंगन, तुलसी चौरा, पीतल की घंटी वाला छोटा सा मंदिर और दीवारों पर लटकी पुरखों की तस्वीरें। बाहर से देखो तो लगता था जैसे समय यहाँ ठहर कर बैठ गया हो, लेकिन उस रात समय ठहरा नहीं था, किसी ने उसे मोड़ दिया था। आदित्य राठौड़ की कार जब मुख्य फाटक के भीतर दाखिल हुई तब रात के 10 बज चुके थे। हवेली के बाहर सफेद कपड़ों में खड़े लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे। भीतर अगरबत्ती, घी के दियों और पुराने लकड़ी के फर्नीचर की मिलीजुली गंध थी। शोक सभा अभी कुछ देर पहले उठी थी। घर में मौजूद हर चेहरा दुखी जरूर दिख रहा था, लेकिन टूटे हुए किसी का चेहरा नहीं था। यही पहली बात थी जिसने आदित्य को भीतर तक चुभो दिया। देवेंद्र राठौड़, उसके पिता, अब नहीं रहे। फोन पर बस इतना कहा गया था, दिल का दौरा पड़ा था। सीढ़ियों के पास सबसे पहले नंदिता मिली। सफेद साड़ी, माथे पर बिना बिंदी का खालीपन, आवाज काबू में। तुम्हारे पापा को रात में अचानक अटैक आया। सब इतना जल्दी हुआ कि वाक्य पूरा होने से पहले ही उनकी नजर हट गई। थोड़ी दूर विराज खड़ा था, देवेंद्र का छोटा भाई। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक अजीब सी बेचैनी भी। उसने भी लगभग वही कहा। भाभी ने आवाज दी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ कदम पीछे कबीर था, घर का सबसे छोटा, देवेंद्र का भतीजा, जो बचपन से यहीं पला था। उसने आदित्य की ओर देखा तक नहीं, बस सिर झुकाकर बोला, चाचा जी अपने कमरे में थे, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। एक ही कहानी, एक ही लहजा, जैसे वाक्य अलग अलग लोगों ने नहीं, किसी एक ने सबको बांट दिए हों। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। वह सीधे उस गलियारे की ओर बढ़ी जहां उसके पिता का कमरा और स्टडी थी। वही जगह जहां बचपन में वह स्कूल की किताबें फैलाकर बैठती थीं और देवेंद्र राठौड़ देर रात तक फाइलें पढ़ते हुए बीच बीच में उसे दूध पीने की याद दिलाते थे। स्टडी का दरवाजा आधा खुला था। अंदर जाते ही आदित्य ठिठक गई। कमरे में सब कुछ लगभग व्यवस्थित था। बड़ा सागौन का मेज, दीवार भर अलमारियां, पीतल का लैंप, कांच की स्याहीदानी, कागजों की सधी हुई ढेरियां। लेकिन व्यवस्थित चीजों के बीच अव्यवस्था हमेशा अधिक दिखती है, और उस कमरे में 4 अव्यवस्थाएं थीं। पहली, मेज पर रखे पढ़ने वाले चश्मे। वे उसके पिता के नहीं थे। देवेंद्र हमेशा पतली फ्रेम वाला चश्मा पहनते थे। यह थोड़ा भारी और चौड़ा था। दूसरी, फायरप्लेस में जली राख अभी भी हल्की सी गर्म थी। तीसरी, खिड़की अंदर से बंद थी, लेकिन पर्दे के किनारों पर बारीक धूल ऐसे बिखरी थी जैसे कुछ देर पहले उन्हें झटके से खींचा गया हो। चौथी, साइड टेबल पर रखा दिल की दवा का डिब्बा। डिब्बा खुला था, पर स्ट्रिप में सिर्फ एक गोली कम थी। देवेंद्र जैसे सावधान आदमी कभी इस तरह दवा खुली नहीं छोड़ते थे। अदिति ने धीरे से मेज की दराज खींची, खाली। दूसरी खोली, फाइलें। तीसरी में कुछ पुराने कागज, एक फाउंटेन पेन और नीचे दबा एक छोटा सा आधा जला पन्ना। उसने उसे उंगलियों से सीधा किया। उस पर बस इतना पढ़ा जा सकता था, कल सुबह 11 बजे तक सब बदल जाएगा। घर के अंदर नहीं, घर के आसपास देखो। अदिति की सांस अटक गई। दिल का दौरा पड़ने से पहले कोई आदमी ऐसा नोट लिखे तो वह सिर्फ मरने नहीं जा रहा होता, वह किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। अगली सुबह हवेली में एक और बात सामने आई। परिवार के वकील हरीश बेदी, जो पिछले 25 साल से राठौड़ परिवार के लगभग हर कानूनी मामले का चेहरा थे, उन्होंने सबको ड्राइंग हॉल में बुलाकर कहा, देवेंद्र जी की अंतिम वसीयत आज शाम नहीं बल्कि कल सुबह 11 बजे पढ़ी जाएगी। तब तक परिवार का कोई सदस्य हवेली से बाहर नहीं जाएगा। शायद इसी वजह से आदित्य ने पहली बार सीधे उनकी ओर देखा। बहुत सहज आदमी था वह, इतना सहज कि कोई उस पर शक करना ही न चाहे। यहीं आदित्य को पहली बार लगा, इस घर में जांच किसी सबूत से नहीं, झूठ की एक रूपता से शुरू होगी। उसने दिन भर किसी पुलिस अधिकारी की तरफ पूछताछ नहीं की। वह बस सामान्य बातचीत करती रही, लेकिन उसके सवाल साधारण नहीं थे। नंदिता ने कहा, देवेंद्र ने रात 10:30 बजे हल्का खाना खाया और स्टडी में चले गए। विराज ने कहा, वह 11 बजे तक उनके साथ अकाउंट्स देख रहा। कबीर ने कहा, वह रात भर अपने कमरे में था और स्टडी के पास गया ही नहीं। घर के पुराने केयरटेकर गोपाल ने कहा, परिवार की डॉक्टर मीरा सन्याल, जो सुबह श्रद्धांजलि देने आई थीं, उन्होंने अलग बात कही। मैंने रात 9 बजे देवेंद्र जी से बात की थी। तब वे स्थिर थे। थोड़ा तनाव था, लेकिन घबराहट नहीं। एक आदमी, एक मौत, 5 बयान, और पांचों में 1 घंटे का अंतर, जैसे सच का सबसे कीमती हिस्सा वही था। दोपहर तक अदिति को उसके पिता का फोन रिकॉर्ड मिल गया। उसने अपने पुराने कॉर्पोरेट अनुभव का इस्तेमाल किया। मुंबई में वह फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंप्लायंस पर काम करती थी। संदेह से डेटा तक जाना उसकी आदत थी। कॉल लॉग
लॉग में 3 बातें साफ थीं। पहली, देवेंद्र ने अपनी मृत्यु से पहले 24 घंटे में एक स्वतंत्र ऑडिटर को 3 बार कॉल किया था। दूसरी, उन्होंने डॉक्टर मीरा को भी कॉल किया था, पर बात बहुत छोटी हुई थी। तीसरी, उन्होंने अदिति को लगातार 3 बार फोन किया था। अदिति का गला भर आया। उस रात मुंबई में वह एक मीटिंग में थी। उसने सोचा था सुबह बात कर लूंगी, अब सुबह कभी नहीं आएगी। दर्द से बड़ी चीज कभी कभी पछतावा होता है, और पछतावा आदमी को कमजोर नहीं और बहुत खतरनाक बना देता है। अदिति अब सिर्फ बेटी नहीं थी, वह उस आखिरी मिस्ड कॉल का जवाब ढूंढने निकली थी। पिता के ऑफिस वाले हिस्से में उसे एक फोल्डर मिला, जमीन अधिग्रहण से जुड़ी फाइल, जयपुर के बाहर एक औद्योगिक पार्क के विस्तार का मामला। ऊपर लाल पेन से लिखी टिप्पणी थी, दस्तखत रोके जाए, पुराने रिकॉर्ड दोबारा जांचें। उसी फाइल से जुड़ी दूसरी कॉपी विराज के कमरे में मिली। वहाँ कुछ छिपी हुई बैलेंस शीट्स थीं, शॉर्ट टर्म लोन, शेल कंपनियों के ट्रांसफर और एक अनसाइंड ऑथराइजेशन ड्राफ्ट। पहली नजर में यही लगा कि विराज किसी बड़े वित्तीय दबाव में था और देवेंद्र शायद ये सब पकड़ चुके थे। जब अदिति ने विराज से सीधा सवाल किया, वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, मुझसे गलतियां हुई हैं। कैश फ्लो दबाव में था, कुछ फैसले ऐसे लिए जो नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने भैया को वह वाक्य पूरा नहीं कर पाया। उसके चेहरे पर शर्म थी, लेकिन डर उससे बड़ा था। आपने झूठ क्यों बोला कि तुम 11 बजे तक उनके साथ थे? विराज ने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि अगर मैं मान लेता कि मैं वहां था तो सबसे पहले मुझ पर ही शक होता। गुनाह और हत्या दोनों एक नहीं होते। अदिति ने यही नोट किया। विराज दोषी था, पर शायद हत्यारा नहीं। उस रात एक और परत खुली। हवेली के पुराने मंदिर के पीछे वाले कमरे में अदिति ने नंदिता को एक लोहे का छोटा बक्सा खोलते देखा। भीतर कुछ जले हुए कागज थे और एक पुरानी पेन ड्राइव। अदिति का धैर्य टूट गया। आप क्या छिपा रही हैं? नंदिता ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर बहुत धीरे बोली, अपने बेटे को बचा रही हूँ। कबीर उनका सौतेला बेटा नहीं था, लेकिन देवेंद्र ने उसे हमेशा बेटे की तरह रखा था। नंदिता ने बताया कि कुछ महीने पहले कबीर ने देवेंद्र के डिजिटल सिग्नेचर का गलत इस्तेमाल किया था। छोटी रकम से शुरू हुई बात अब कानूनी गड़बड़ी बन चुकी थी। देवेंद्र को सच्चाई पता चल गई थी। वे कबीर को पुलिस तक नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन उसे बचाने की कीमत अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। और उस रात अदिति ने पूछा। नंदिता की आवाज पहली बार कांपी। उस रात तुम्हारे पापा बहुत घबराए हुए थे। बार बार कह रहे थे, अगर आज मैं चुप रहा तो कल ये घर बचेगा नहीं। नंदिता का झूठ अब अलग रोशनी में दिखा। वह सच नहीं छिपा रही थी, वह शर्म छिपा रही थी। आधी रात के बाद कबीर खुद अदिति के कमरे में आया। आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे। स्टडी में गया था, चाचा जी को मेरी हरकतों का पता चल गया था। उन्होंने बहुत डांटा, थप्पड़ भी मारा। मैं गुस्से में बाहर निकल गया। अदिति ने उसकी तरफ देखा। कमरे में कुछ पल सिर्फ टेबल लैंप की पीली रोशनी थी और कबीर ने होंठ भींचे। जब मैं निकल रहा था तब कमरे में चाचा जी अकेले नहीं थे। अदिति का दिल धक से रह गया। कौन था? चेहरा नहीं देखा, बस आवाज सुनी। किसी ने कहा, सर अब पीछे हटना संभव नहीं है। यही वह बिंदु था जहां कहानी परिवार से निकलकर षड्यंत्र में बदल गई। अगली सुबह डॉक्टर मीरा सन्याल फिर आईं। इस बार अदिति ने उन्हें सीधे स्टडी में बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। अगर अटैक आया हो, अदिति ने पूछा, तो क्या उन्हें बचाया जा सकता था? डॉक्टर मीरा ने कमरे का नक्शा देखा। मेज, कुर्सी, घंटी का बटन, दरवाजे तक की दूरी। अगर अटैक यहीं आया हो और किसी ने 2-3 मिनट में प्रतिक्रिया दी होती तो संभावना थी। देवेंद्र जी की हालत गंभीर जरूर थी, लेकिन इतनी नहीं कि वे गिरते ही चले जाते। यानी मौत तुरंत नहीं आई थी, उसे आने दिया गया था। आदित्य ने उसी क्षण कमरे को फिर से देखा। मेज के नीचे लगी घंटी का बटन दबाया। बाहर कोई आवाज नहीं आई। उसने नीचे झुककर देखा। घंटी की वायर पीछे से अलग की गई थी। उसके शरीर में जैसे बर्फ उतर गई। दिल का दौरा भाग्य हो सकता है, मगर मदद बुलाने का रास्ता बंद करना इरादा होता है। अब टुकड़े जुड़ने लगे। ऑडिटर को लगातार कॉल क्यों किए गए? जमीन अधिग्रहण की फाइल पर रोक क्यों लगी? पुराने रिकॉर्ड दोबारा क्यों मांगे गए? विराज के गुप्त लोन किसे ढक रहे थे? और सबसे जरूरी, घर के अंदर नहीं, घर के आसपास देखो का मतलब क्या था? आदित्य ने पुराने औद्योगिक रिकॉर्ड निकलवाए। उसमें 14 साल पुरानी एक फैक्ट्री दुर्घटना का धुंधला सा जिक्र था। 3 मजदूरों की मौत। मुआवजा दिखाया गया, लेकिन दस्तावेज अधूरे थे। उसी जमीन के हिस्से पर अब नया औद्योगिक प्रोजेक्ट होना था। अगर नया ऑडिट खुलता तो पुराना दबा हुआ मामला भी सामने आता। और उन पुराने दस्तावेजों के कानूनी वेरिफिकेशन पर किसके हस्ताक्षर थे? हरीश बेदी। अब तस्वीर साफ हुई। विराज के नए वित्तीय खेल उसी पुराने गड्ढे को भरने की कोशिश थे। कबीर का फर्जी इस्तेमाल परिवार की कमजोरी था। नंदिता की चुप्पी शर्म की ढाल थी। लेकिन इन सब के बीच एक आदमी ऐसा था जिसे सबकी कमजोरियों से फायदा था। वही जिसने सालों से कानूनी परतें चढ़ाकर इस घर की सड़न को ढका हुआ था। और देवेंद्र राठौड़ ने शायद आखिरी समय में फैसला कर लिया था कि अब यह खेल बंद होगा।
सुबह 11 बजे हवेली का बड़ा दीवान खाना भर गया। दीवारों पर पुरखों की तस्वीरें थीं, बीच में पीतल का बड़ा दिया बुझ चुका था और लंबे मेज के उस पार हरीश बेदी दस्तावेज खोलकर बैठा था। विराज के चेहरे पर रात भर की जागी हुई थकान थी। कबीर की आंखें सूजी हुई थीं। नंदिता बिल्कुल स्थिर बैठी थी। गोपाल दरवाजे के पास खड़ा था, जैसे हवेली खुद सुन रही हो। हरीश बेदी ने औपचारिक स्वर में शुरुआत की। देवेंद्र राठौड़ की अंतिम वसीयत। 1 मिनट। अदिति की आवाज पूरे हाल में गूंज गई। वह अपनी जगह से उठी नहीं, बस धीरे से खड़ी हुई। उसके हाथ में फाइल थी और पिता का वही आधा जला पन्ना। वसीयत पढ़ने से पहले उसने कहा, मौत का समय पढ़ना जरूरी है। बेडी ने पहली बार असहज होकर उसकी ओर देखा। ये उचित समय नहीं है। गलत, अदिति ने शांत स्वर में कहा। यही एक सही समय है, क्योंकि अगर वसीयत पहले पढ़ी गई तो आप सब उसी और पर अगर सच लड़ेंगे। पहले बोला गया तो शायद पहली बार इस घर में कोई सही बात होगी। उसने एक एक परत खोलनी शुरू की। देवेंद्र के कॉल लॉग, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, जमीन वाली फाइल पर रोका गया हस्ताक्षर, विराज के छिपे हुए लोन, कबीर की फर्जी हरकत, नंदिता की चुप्पी। फिर वह रुकी। इनमें से हर व्यक्ति ने झूठ बोला, लेकिन सबका झूठ अपना अपना था। किसी ने खुद को बचाने के लिए, किसी ने किसी और को बचाने के लिए। सिर्फ एक आदमी का झूठ ऐसा था जिसे सबके झूठ से फायदा था। उसने मेज पर चश्मा रख दिया। ये चश्मा पापा का नहीं है। घंटी की टूटी वायर सामने रखी। ये तार उस रात पहले ही निकाली गई थी। फिर कॉल रिकॉर्ड की कॉपी बेदी के सामने सरका दी। रात 11:12 पर आपके सुरक्षित नंबर से स्टाफ विंग को कॉल गया, लेकिन किसी नौकर को जगाया नहीं गया। क्यों? बेडी के चेहरे का रंग पहली बार हल्का पड़ा। अदिति अब उसके बिल्कुल सामने थी। क्योंकि आप मदद बुलाना नहीं चाहते थे, आप दबाव बनाने गए थे। पापा अगले दिन दस्तखत रोकने वाले थे, पुराना केस खोलने वाले थे। आप उन्हें मनाने गए। बीर की लड़ाई ने माहौल पहले ही बिगाड़ दिया था। विराज की मजबूरियां आप जानते थे। आपने वही सब इस्तेमाल किया, और जब उन्हें अटैक आया, आपने उन्हें बचाया नहीं। हाल में सन्नाटा इतना घना हो गया कि किसी की सांस तक सुनी जा सकती थी। बेडी ने कुर्सी सीधी की। ये आरोप है, सबूत नहीं। अदिति ने धीरे से आखिरी कागज खोला। सबूत ये है कि स्टडी की घंटी जानबूझकर सबूत काटी ये गई है थी। कि आप आखिरी आदमी थे जो वहां से बाहर निकले। सबूत ये है कि आप पुरानी फैक्ट्री दुर्घटना के कानूनी दस्तावेजों पर भी थे और इस नई जमीन की क्लियरेंस पर भी। और सबूत यह है कि पापा ने अपनी आखिरी नोट में लिखा, घर के अंदर नहीं, घर के आसपास देखो। उसने फाइल से नक्शा निकाला। घर के आसपास यानी वही जमीन, वही पुराना प्लांट, वही दबा हुआ केस जिसे आप सालों से कागजों में जिंदा रखकर भी मरा हुआ दिखा रहे थे। हरीश बेदी कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसके चेहरे की शालीनता में पहली दरार पड़ी। तुम्हारे पिता आदर्शवादी हो गए थे, उसने बहुत धीमे मगर ठंडे स्वर में कहा। इतने बड़े घर आदर्शों से नहीं चलते। विराज जैसे कुर्सी में धंस गया। कबीर रो पड़ा। नंदिता ने पहली बार अपना सिर उठाकर बेदी की ओर देखा और उस नजर में डर से ज्यादा घृणा थी। नहीं, अदिति बोली, इतने बड़े घर झूठ से चलते हैं, लेकिन बचते सच से ही हैं। दरवाजे पर पहले से मौजूद पुलिस अधिकारी भीतर आए। अदिति ने रात में ही उन्हें बुला लिया था, मगर वह तब तक किसी को नहीं बताना चाहती थी जब तक बेदी अपने शब्दों से खुद अपनी रक्षा न तोड़ दे। बेडी को ले जाया गया। वह जाते जाते सिर्फ एक बार पलटा। शायद उसे यकीन नहीं हुआ था कि इस घर की सबसे दूर रही बेटी ही लौटकर उसकी सबसे मजबूत दुश्मन निकलेगी। कुछ देर बाद वसीयत पढ़ी गई और वहीं आखिरी झटका भी मिला। देवेंद्र ने अपनी संपत्ति किसी एक वारिस के नाम नहीं छोड़ी थी। उन्होंने कंपनी का अस्थायी नियंत्रण एक स्वतंत्र ट्रस्ट को दिया था। पुरानी फैक्ट्री दुर्घटना की न्यायिक जांच अनिवार्य की थी और अदिति को केवल इतना अधिकार दिया था कि वह यह सुनिश्चित करे जांच पूरी हो, सच दबे नहीं और किसी कर्मचारी का भविष्य परिवार की शर्म के नीचे न कुचले। यानी जिस कुर्सी के लिए सब भीतर भीतर डर रहे थे, ये देवेंद्र उसे किसी को देना ही नहीं चाहते थे। वे विरासत नहीं बांट रहे थे, वे हिसाब खुला छोड़ रहे थे। उस शाम हवेली में पहली बार सन्नाटा ईमानदार लगा। विराज अदिति के पास आया पर कुछ बोल नहीं पाया। कबीर उसके पैरों के पास बैठ गया और फूट कर रो पड़ा। अगर मैं उसी वक्त मदद बुला लेता। अदिति ने उसकी ओर देखा। दर्द था मगर नरमी भी थी। कुछ मौतें एक आदमी नहीं लाता कबीर, कई लोग मिलकर रास्ता छोड़ देते हैं। रात गहराने लगी। शोक सभा के फूल मुरझाने लगे थे। हवेली के छोटे मंदिर में घी का दिया दोबारा जलाया गया। नंदिता ने बिना कुछ कहे अदिति के कमरे के बाहर एक पुराना डिब्बा रखवा दिया। भीतर देवेंद्र की हाथ की लिखी चिट्ठी थी। सिर्फ एक पंक्ति, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो मतलब घर ने फिर सच से ज्यादा सुकून चुना। इस बार किसी को बचाना मत। अदिति ने चिट्ठी को मोड़ा,
आंखें बंद की और बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। अगली सुबह जब सूरज की पहली रोशनी हवेली के आंगन में पड़ी तो लोग समझ रहे थे कि राठौड़ परिवार की एक और रस्म पूरी हो गई। लेकिन सच यह था कि पहली बार उस घर में रस्म नहीं, निर्णय हुआ था। अदिति दीवान खाने में गई। उसके पिता की बड़ी लकड़ी की कुर्सी सामने थी। वह चाहती तो उस पर बैठ सकती थी। कानूनी अधिकार अभी भी बहुत कुछ उसके हाथ में था, मगर वह कुर्सी के पास जाकर रुक गई। उसने हाथ बढ़ाकर कुर्सी की पीठ पर उंगलियां रखी और वहीं खड़ी रही, क्योंकि वह इस घर में मालिक बनकर नहीं लौटी थी। वह उस आखिरी मिस्ड कॉल का जवाब देने लौटी थी। और अब जब हवेली की दीवारों से झूठ की पहली परत उतर चुकी थी, उसे पता था असली विरासत जमीन, शेयर और हवेली नहीं होती। असली विरासत वह हिम्मत होती है जो घर के भीतर बोला गया पहला सच सह सके। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली, जिंदगी बदल देने वाली कहानियां अगर आप रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि नई कहानी सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसका मतलब है कि आपका दिल सच में अच्छा है। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और हाँ, अपने गांव या शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम आपका दिल से शुक्रिया कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद।